हाय इजाज़ हेयर। आज का जो है वो हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस, राइबोसोम, वैक्यूल्स एंड सेंट्रियोल्स। तो सेल वाला चैप्टर जो है वो हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने सेल वॉल पढ़ी, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी, ठीक है। फर्ज किया जैसे कि ये एक सेल जो है ना वो नज़र आ रहा है, जो कि क्या है, एनिमल सेल है। जितने भी सेल हैं, चाहे वो प्लांट का सेल हो चाहे वो एनिमल का सेल हो, उनके बिल्कुल सेंटर में एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कहलाता है न्यूक्लियस। ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहला रहा है, न्यूक्लियस कहलाता है। ये जो न्यूक्लियस होता है इसके चार, हम कह सकते हैं कि चार कंपोनेंट होते हैं। एक इसके अंदर आ जाती है इसकी न्यूक्लियर इन्वेलप, जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। ये जैसे जो है ना यहाँ पे नज़र आ रही है, डबल मेम्ब्रेन होती है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है, जिसने क्या किया हुआ है, न्यूक्लियस को जो है वो कवर किया हुआ होता है। उसके बाद ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये कंटिन्यूस बाउंड्री नहीं है, इसमें माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, बड़े कम्प्लेक्स पोर्स होते हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स की ट्रैफिक को फ्रॉम न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म इनटू द न्यूक्लियस को कंट्रोल करते हैं। कि न्यूक्लियर पोर्स जो कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हम अंदर की तरफ आते हैं, तो ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये सारा कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर ये सारा जो है स्ट्रक्चर है, ये सारा लिक्विड पोर्शन है, ये क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। इसी तरह ये न्यूक्लियस के अंदर जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, ये जो रेड कलर से शो किया गया, ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये सारा जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये क्या होता है, फ्लूइड पोर्शन होता है, ठीक है। और ये फाइबर लाइक या थ्रेड लाइक जो है ना वो पोर्शन है या इसका हिस्सा होता है, जो कि न्यूक्लियस को क्या करता है, शेप देता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक और प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोलाई। ये जो न्यूक्लियोलाई होते हैं ये वो ऑर्गेनेलिज हैं या वो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे राइबोसोम की सिंथेसिस होती है। और राइबोसोम जो है ना वो इस न्यूक्लियोलाई के अंदर सिंथेसाइज होके और वो इस न्यूक्लियर पोर से जो है ना वो माइग्रेट करके तो वो कहाँ पे आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म में आते हैं। साइटोप्लाज्म में फिर यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का अमल होता है, जो कि सेल के लिए बड़ा ही एसेंशियल और बड़ा अहम रोल अदा करता है। उसके बाद ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जब सेल आम रूटीन में यानी नॉर्मल लाइफ जो है वो एक उसकी नॉर्मल जो है ना एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो ये जो सारा सेल के अंदर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। लेकिन जब सेल जो है ना वो क्या कहते हैं, इसी के अंदर ही न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो ख़ास तौर पे जो है ना वो जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, डिवाइड करने से पहले यही जो न्यूक्लियोप्लाज्म का स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, क्रोमैटिन। इसके अंदर जो है ना वो एक और प्रोटीन लाइक आरएनए लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जो कहलाता है क्रोमैटिन। यही जो क्रोमैटिन है जब सेल डिवाइड कर रहा होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो ये जो क्रोमैटिन है ये शेप जो है वो ले लेता है किसकी, क्रोमोसोम्स की। ये इतना जो इसका जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो इस तरह कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होके ये ऐसी शेप जो है वो उसमें आ जाता है, जिसको हम बाद में क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान जो है ना ये सारा जो हमें क्रोमोसोम्स है ये इस शेप के अंदर जो है वो नजर आते हैं। और बाकी जहाँ तक जो है वो फंक्शन की बात है, तो जो न्यूक्लियस है, जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने सेल के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, इसके ऑर्गेनेलिज हैं, उन तमाम की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम किसने करना होता है, न्यूक्लियस ने। हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो एक सेल का क्या होता है, एक ब्रेन है, यानी कि ये तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम टिनी छोटे छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ये ब्लू कलर के जो डॉट शो किए गए हैं ये क्या है, राइबोसोम्स है। ये छोटे छोटे जो है ना वो पार्टिकल्स, ये जो एक डॉट है ये एक राइबोसोम्स है। सेल के अंदर राइबोसोम्स दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं, हम कहते हैं कि इनकी दो शक्लें हैं। कुछ राइबोसोम्स ऐसे होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। और कुछ जो राइबोसोम्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जो कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क होता है। उसकी जो आउटर सरफेस होती है उसके साथ अगर राइबोसोम्स भी अटैच हुए होते हैं
या फिर राइबोसोम्स उसके एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की सरफेस के साथ अटैच हुए होंगे, या राइबोसोम जो है ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली जो है डिस्पर्स होंगे, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है। अगर ये जो एक राइबोसोम है, इस राइबोसोम को पार्टिकल को अगर हम बड़ा करके देखेंगे ना, तो हमें ये जो एक डार्ट है वो एक्चुअली इस शक्ल के अंदर नजर आएगा, जिसे हम देखेंगे इसके अंदर दो यूनिट है एक्चुअली जो है वो, एक जो बड़ा सा इसका यूनिट होता है वो कहलाता है लार्जर सब यूनिट, और एक छोटा होता है वो कहलाता है स्मॉलर सब यूनिट। सेल के अंदर यानी ये जो राइबोसोम्स है ये कहाँ सिंथेसाइज हो रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस से ये जो दोनों सब यूनिट है ये अलग अलग जो है ना वो सिंथेसाइज होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स के जरिए बाहर आते हैं, और बाहर आके ये साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। अलग अलग लार्जर सब यूनिट अलग आएगा, स्मॉलर सब यूनिट अलग आएगा, और साइटोप्लाज्म के अंदर आके ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और फंक्शनल राइबोसोम बनाएंगे। और फिर इनका काम, राइबोसोम का काम क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करना, जो कि सेल के लिए बड़ा अहम रोल प्ले करती है, और सेल को जो है बहुत जरूरी प्रोटीन जो है वो प्रोवाइड करती है। वो काम प्रोटीन सिंथेसिस वाला होता है, और वो कौन करता है, राइबोसोम करता है। राइबोसोम जो है ना वो केमिकली आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। नहीं, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन की इनकी केमिकल कंपोजिशन होती है। उसके बाद थर्ड जो है वो वैक्यूल की तरफ हम बाद में आएंगे। पहले हम जो है ना वो एक और स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये जो ब्लैक कलर में शो किया गया ये स्ट्रक्चर कहलाता है सेंट्रियोल्स। जो सेल होता है आम यूजुअली जो है एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब ही दो जो है ना वो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, जो एक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं जिसको कहते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, ये दो जो है ना वो सेंट्रोसोम जो है पाए जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो सेंट्रियोल्स होता है। सेंट्रियोल क्या है, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। 9 जो है ना वो क्या कहते हैं कि 9 ट्रिपलेट्स। ये जो ट्यूब्स हैं ये तीन हैं, ठीक है। जैसे जो हम ये समझ लें, ये जो है ना जैसे मार्कर में दिखा रहा हूँ, ये जो है ना वो 3 ट्यूब्स हैं। इस तरह 3 का एक जो है वो इस तरह इकट्ठा एक कह लें ग्रुप होगा, फिर 3 का ग्रुप, फिर 3 का ग्रुप, फिर 3 का ग्रुप, 3, ये कितने होंगे 9। यानी कि हम कह सकते हैं 9 मल्टीप्लाई विथ 3 तो ये बन जाएंगे 27। टोटल जो सेंट्रियोल्स होंगे वो 27 होंगे, लेकिन 3 के पेयर में होंगे। अगर हम इसको, ये सेंट्रियोल्स ऐसे नजर आ रहे हैं, अगर हम इनको इस तरह से देखेंगे ना तो इसकी ये डायग्राम बनेगी। हमें जो है ना ये 3 सेंट्रियोल जो है ना यहाँ से अगर हम ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 माइक्रो सेंट्रियोल्स हैं और ट्रिपलेट की फॉर्म में हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रियोल्स जो है वो सेल के न्यूक्लियस के पास जो है मौजूद होते हैं। काम इनका क्या है, इनका काम सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स बनाना है। स्पिंडल फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जिस पे क्रोमोसोम्स की जो है ना वो अलाइनमेंट होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये जो है ना सेंट्रियोल, और आमतौर पे जो है ना जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो है वो सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते। ये जो है वो जिस प्रोटीन के बने होते हैं उसे हम कहते हैं ट्यूबुलिन, यानी ये सेंट्रियोल ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं और ट्यूब लाइक जो है स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल जो है वो ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक है, और ये एनिमल जो सेल है उसके अंदर भी एक से ज़्यादा वैक्यूल्स भी मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है ना ये 3 वैक्यूल जो है दिखाए जा रहे हैं जो कि एनिमल सेल्स हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन या ऑर्गेनिज्म के हिसाब से हम वैक्यूल की 3 टाइप्स जो है वो बना सकते हैं। एक को हम कहते हैं जनरल वैक्यूल, या जिसको हम कहते हैं प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होता है, प्लांट सेल वैक्यूल एक वो है। लेट्स सपोज ये जो है ना वो एक प्लांट सेल जो है वो दिखाया जा रहा है, जिसके अंदर ये इतना बड़ा सारा जो है वो क्या है, वैक्यूल, ये बड़ा सारा जो है वो वैक्यूल है, ये इसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियस है। चूंकि प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल जो है ना वो पानी कंटिन्यूसली इंटर होता रहता है, वो पानी जो है वो सेल के अंदर इंटर होकर वो वैक्यूल के अंदर आता है, और इसका जो प्लांट सेल का वैक्यूल होता है इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता रहता है जो न्यूक्लियस है वो छोटा होता है या साइड पे हो जाता है। क्यों, वैक्यूल का साइज जो है बढ़ने की वजह से। जब वैक्यूल का साइज बढ़ता है तो सेल क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, यानी कि सेल जो है ना वो ज़रा उसका जो है ना वो टफ हो जाता है या वो फूल जाता है, जिसको हम आम ज़बान में कह लें। तो ये प्लांट सेल के अंदर जो प्लांट सेल का वैक्यूल है ये प्लांट सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगा, यानी उसके अंदर जो है वो टर्जिडिटी लेकर आएगा। ये इसका काम होगा प्लांट सेल वैक्यूल का। अगर हम बात करें एनिमल सेल वैक्यूल की,
एनिमल सेल्स के अंदर दो तरह के जो है ना वैक्यूल पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और दूसरा होते हैं फूड वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जैसे कि ये यहाँ पे जो है ना वो ये वाला जो है वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। कंट्रैक्टाइल कंट्रैक्ट होने से है। ये वैक्यूल्स होते हैं जो कंट्रैक्ट हो सकते हैं। अब कंट्रैक्ट होकर इन्होंने करना क्या होता है, एक्चुअली कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, जैसे कि ये एक ऑर्गेनिज्म दिखाया गया जिसका नाम है पैरामीशियम। ये पॉन्ड वाटर के अंदर, तालाब में, झीलों में जो ताज़ा पानी फ्रेश वाटर होता है उसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म जो है ना वो मौजूद होता है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल यूनिसेलुलर जो है वो ये ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर अब चूंकि ये पानी के अंदर रहता है, हर वक्त इसकी बॉडी के अंदर पानी जो है वो इंटर होता रहता है, तो इसने जो पानी होता है वो अपनी बॉडी से इसको जो है वो एक्सक्रीट करना होता है या खारिज करना होता है। वो काम कौन करता है, ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल करता है। ये कंट्रैक्ट होता है तो पानी जो है ना इसकी बॉडी से जो है ना बाहर आ जाता है। तो इस तरह जो है ना वो जो ऑर्गेनिज्म है वो लाइव रहता है या जिंदा रहता है। दूसरा इसके अंदर जो है ना वो छोटे दूसरे और वैक्यूल होते हैं। ये तो इसका जो है ना वो न्यूक्लियस है। ये जो छोटे हैं ये वैक्यूल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल से मुराद ये है कि ये ऐसे वैक्यूल होंगे जैसे ही ये ऑर्गेनिज्म किसी फूड को इनगल्फ करेगा तो वो जो फूड है वो किसके अंदर चली जाएगी, वो वैक्यूल के अंदर जो है वो इंजेस्ट हो जाएगी, यानी उसके अंदर जो है वो जज़ब हो जाएगी और वो उसको जो है ना वो लाइसोसोम इसके साथ मिलेंगे, उसको जो है वो डाइजेस्ट करेंगे। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा, फूड वैक्यूल कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने जो है ना वो उस फर्ज किया ये कोई पार्टिकल है, बैक्टीरियम है या कोई माइक्रोस्कोपिक है ऑर्गेनिज्म है जिसको इसने फूड के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो वो पार्टिकल जो है ना इसको जज़ब करेगा, जज़ब करके वैक्यूल के अंदर ले जाएगा और उसको डाइजेस्ट करेगा, तो ये एज ए फूड वैक्यूल के तौर पे काम करेगा। तो जो वैक्यूल होते हैं मेन हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। इस तरह जो एनिमल सेल होते हैं ये भी एनिमल का सेल ही है, तो इसके अंदर जो वैक्यूल है ये और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। जो प्लांट सेल है उसके अंदर वैक्यूल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। तो इस तरह हमने जो है ना जो सेल के जो कह ले कि थोड़े से जो है ना वो एसेंशियल पार्ट तो हैं लेकिन इतने ज़्यादा जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसको जो है ना आज हमने जो है वो देख लिया। नेक्स्ट हम जो है ना वो इसके जो मेजर पार्ट्स हैं जैसे कि जो है ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम्स हैं, इनके बारे में जो है फर्दर हम नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।